हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेनजिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जो कि है कोण एवं रेखाएं, लाइंस एवं एंगल। ओके, तो ये क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 6, एनसीईआरटी बेस्ड होगा क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो हम लोग आज देखेंगे लाइंस एवं एंगल, यानी कि रेखाएँ एवं कोण। ठीक है, तो रेखाएँ एवं कोण को देखने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि लाइन क्या होता है ना। लाइन और एंगल अलग अलग हमको समझना पड़ेगा कि लाइन क्या होता है और एंगल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख करके रखा हूँ लाइन क्या होता है ना। तो लाइन क्या होता है कि लाइन एक ब्रीथलेस लेंथ होता है ना, ब्रीथलेस लेंथ यानी कि चौड़ाई रहित लंबाई। ओके, लाइन एक चौड़ाई रहित लंबाई होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन खींचा ना, रेखा खींचा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ओनली लेंथ है। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, तो ए से बी तक की कितनी लंबाई है, सपोज यहाँ पे 1 मीटर होगा ना। तो ये क्या है, ये ओनली लेंथ है ना कि इसका चौड़ाई है ना। तो इसमें केवल लेंथ है, चौड़ाई ना के बराबर ना, चौड़ाई नहीं है। तो एक लाइन वो होता है जिसमें केवल और केवल लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता ना। तो अ लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ। ओके, आइए दूसरा देखते हैं, एंगल यानी कि कोण क्या होता है। ठीक है, तो कोण को समझने के लिए देखिए, कोण क्या होता है कि जैसे कोई एक सिंगल पॉइंट लूँ मैं यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट लूँगा और यहाँ से दो किरण, यानी कि सपोज यहाँ पे एक किरण ए आ रहा है और यहाँ पे एक किरण बी जा रहा है ना, इसको रेज बोलते हैं ना। एक सिंगल पॉइंट यानी कि एक पॉइंट में ओ ले लिया, वहाँ से एक रेखा ए खींचा जो कि अलग डायरेक्शन में, और एक रेखा बी खींचा जो कि अलग डायरेक्शन में ना। तो देखिए यहाँ से आंसर क्या बनता है कि जब टू रेज ना, जब टू रेज या टू लाइंस एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज होना, एक सिंगल पॉइंट से दो डिफरेंस डायरेक्शन में डाइवर्ज होना, तो देखो यहाँ पे क्या बनता है, एक कोण का निर्माण होता है ना। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, व्हेन टू रेज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट मेक्स एन एंगल। ओके, तो जब दो रेखाएं एक ही पॉइंट से निकले अलग अलग डायरेक्शन में, तो एक कोण का निर्माण होता है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है ना, यहाँ से मैं एक ऐसे रेखा खींच दिया यहाँ पे, और एक यहाँ पे लाइन खींच दिया ना, तो इनके बीच में क्या बना, एक एंगल बन रहा है ना। सपोज ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक ऐसे में लाइन खींच दिया ये सिंगल पॉइंट से, और एक इधर खींच दिया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक कोण का निर्माण हो रहा है ना। तो जब एक सिंगल पॉइंट से दो अलग अलग डिफरेंस डायरेक्शन में अलग अलग लाइन खींचा जाए या रेज खींचा जाए, तो वहाँ पे क्या बनता है, एक कोण का निर्माण होता है। ओके, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो आइए एक और दूसरा डिफिनीशन देखते हैं जिसका नाम है रेखाखंड। ओके, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, तो लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड क्या होते हैं उसको समझते हैं। ओके, तो देखिए रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड एक रेखा का ही पार्ट होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, सपोज ये लाइन है P और ये लाइन, ये पॉइंट Q, PQ क्या है, एक रेखा है ना। तो रेखाखंड, रेखा यानी कि लाइन से बनता है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी कि सेगमेंट मतलब क्या, खंड। हिंदी में देखें तो साफ दिखाई दे रहा है ना, रेखा और खंड मतलब क्या, अलग अलग उसका पार्ट। ओके, तो एक रेखा है जिसका अलग अलग जो पार्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, रेखाखंड बोलेंगे ना, उसका टुकड़ा। तो एक रेखा का अलग अलग टुकड़ा क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है, यानी कि लाइन सेगमेंट कहलाता है। ओके, तो देखिए रेखाखंड यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट में ले लिया B, यहाँ पे A ले लिया, सॉरी B ले लिया, A या B कुछ भी ले सकते हो, पहले A ले लेता हूँ ना, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे B ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ से देखिए ये PQ एक रेखा है ना, और इस PQ का एक भाग यानी कि एक पार्ट, यानी कि बोले तो खंड या सेगमेंट ना, लाइन सेगमेंट, यानी कि इसका एक पार्ट क्या है, AB। ओके, और AB का लंबाई सपोज 1 मीटर है ना, तो यहाँ से A से लेकर के B तक का जो लंबाई होगा ये क्या होगा, एक रेखाखंड होगा ना। इसका दो एंड पॉइंट है, एक तो A है और दूसरा B है। ओके, ये टोटल ये रेखा क्या है, PQ रेखा है, जिसका टुकड़ा यानी कि भाग क्या है, AB क्या है, एक रेखाखंड है ना, यानी कि रेखा का टुकड़ा या भाग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। ओके, रेखाखंड एक रेखा का ही एक भाग होता है। हिंदी में आप लिख लेना, रेखा का वह भाग जिसका दो
अंतिम बिंदु हो ना, रेखा का वह भाग जिसका दो अंतिम बिंदु हो, अंतिम बिंदु हो, उसे क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं ना इंग्लिश में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट। ओके, यहाँ पे आप देखिए ये एक रेखा PQ हो गया, इसका एक रेखाखंड यानी कि एक पार्ट है ना। AB क्या है? AB एक पार्ट ही तो है PQ का, तो क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ओके, तो एक लाइन हो गया PQ और इसका एक पार्ट हो गया AB। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक और रेखा खींच दिया, लाइन खींच दिया, इसको हम चाहे तो यहाँ से हो गया ये P हो गया और ये Q हो गया। PQ इसका क्या है? इस लाइन का एक पार्ट है। सपोज ये लाइन L है। ओके, तो लाइन L का एक पार्ट है PQ, इसको हम लोग और अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं ना। ये हो गया PQ, ये PQ हो गया, ये QR हो गया। ओके, इसको और छोटा छोटा इसको S कर सकते हैं ना। तो इसमें कितना खंड हो गया, कितना टुकड़ा हो गया? PQ, QR और QS। ये क्या है? ये अलग अलग टुकड़ा है, यानी कि अलग अलग पार्ट है, भाग है किसका? L रेखा का ना, L लाइन का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें देखो PQ क्या है? एक लाइन सेगमेंट है ना, एक रेखाखंड है, क्योंकि इसका दो एंड पॉइंट ना। PQ कहाँ है? PQ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना। इसके आगे PQ जा सकता है क्या? नहीं जा पाएगा ना। Q के आगे PQ नहीं जा सकता ना, तो यहाँ से PQ इसको R लिख सकते हैं ना, R। ओके, तो रेखाखंड आप समझ गए हो क्या होता है। तो रेखा क्या होता है? एक रेखाखंड क्या होता है? रेखा का ही एक भाग होता है जिसका दो एंड पॉइंट होता है। ओके, यहाँ पे अगला डिफिनीशन है कोलिनियर पॉइंट ना, संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट यानी कि संरेख बिंदु क्या होते हैं? तो देखिए, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु ना, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही रेखा हो, सपोज यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है और यहाँ पे D है ना। तो 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पे स्थित हो ना, जब एक ही रेखा पे 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन में ना। तो कोलिनियर यानी कि संरेख बिंदु क्या होता है? जो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हो, उसे कोलिनियर या संरेख बिंदु बोलते हैं। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? व्हेन 3 और मोर देन 3 लाइन्स 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल लाइन, ओके, कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। ओके, आप हिंदी में लिख लेना, जब 3 या 3 से अधिक लाइन, जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित हो तो उसे कोलिनियर कहते हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं कोण कितने तरह के होते हैं ना। अब कोण के प्रकार देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं ना। तो आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल यानी कि कोण के प्रकार। ओके, तो सबसे पहले तो देखेंगे नंबर 1 क्या होता है? एक न्यून कोण होता है ना, न्यून कोण। ओके, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके, तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण में होता है कि जो एंगल होता है ना, जो कोण बनता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है ना। यानी कि थीटा क्या होता है इसमें? जो थीटा होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। ओके, थीटा इसमें एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण में थीटा जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है। दूसरा कोण होता है अधिक कोण, अधिक कोण। ओके फ्रेंड, अधिक कोण इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? इसमें होता है कि जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री ना, जैसे यहाँ से यहाँ पे मान दें ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये वाला जो एंगल है ऑब्ट्यूज। जैसे यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा और छोटा कितना सा होगा? 180 से छोटा होगा। ओके, तो अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। ओके, तीसरा नंबर में क्या आता है? समकोण, यानी कि 3 नंबर पे आएगा आपका समकोण। समकोण यानी कि राइट एंगल, राइट एंगल। ओके, तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है ना। तो राइट एंगल ये होता है ना, जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे प्रतिच्छेद करे ना, इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे
राइट एंगल बनता है ना। तो राइट एंगल में थीटा कितना होता है 90 डिग्री ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट एंगल में थीटा जो हो जाएगा 90 डिग्री का इक्वल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इसमें एक तो हो गया न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है, अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, दूसरा समकोण यानी कि राइट एंगल जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। ओके, आइए इसमें दो एंगल और होते हैं उसको भी देख लेते हैं। हमने क्या देखा, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण ना, 3 एंगल देख लिया। अब देखेंगे एक आता है स्ट्रेट कोण ना, स्ट्रेट एंगल चौथा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इसको हिंदी में ऋजु कोण बोलते हैं, ऋजु कोण। ओके, ये वाला कोण कहाँ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है ना, यहाँ पे एक सपोज एक पॉइंट है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल ना, यानी कि ऋजु कोण। ये कितना होता है, ये 180 के इक्वल होता है ना। तो ये 180 डिग्री के इक्वल, तो यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री का। तो इसको बोलते हैं ऋजु कोण, यानी कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक कोई स्ट्रेट सीधी रेखा पे जो एंगल बने उसका मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, आइए अगला देखते हैं पांचवा होता है प्रतिवर्ती कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। ओके, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण देखिए रिफ्लेक्स, इसका मतलब नाम से ही पता चलता है ना, इसका रिफ्लेक्स यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे एक कोई कोण मैं बना दिया, यहाँ पे ये एंगल थीटा बना दिया। ओके, ये एंगल थीटा है ना, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला पूरा का पूरा एंगल ये जो आएगा ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। किसका, एंगल ABC, कोण ABC का रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा ना, थीटा। ओके, तो इसको ये क्या होता है, ये देखिए जैसे ये होता है जो थीटा होता है, इसमें रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है, 180 डिग्री से बड़ा होता है। ये वाला थीटा 180 से बड़ा होगा और छोटा कितना से होगा, 360 डिग्री से छोटा होता है। ओके, ठीक है, ये जो थीटा है 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ओके फ्रेंड, तो आइए हम लोग यहाँ पे तो देख लिए कि कोण कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखा न्यून कोण, उसके बाद अधिक कोण, उसके बाद समकोण देखा और उसके बाद क्या देखा, स्ट्रेट एंगल यानी कि सीधी रेखा पे जो एंगल बनता है वो कितना का बनता है, यानी कि 180 डिग्री का ना, ऋजु कोण। और पांचवा क्या देखा, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि प्रतिवर्ती कोण। इसको कैसे निकालते हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर रिफ्लेक्स एंगल, जैसे यहाँ पे देखिए कोई एंगल एक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे कोई एंगल है 80 डिग्री का, ठीक है, मानकर चलिए ये एंगल 80 डिग्री का है ना, तो इसका रिफ्लेक्स हम कैसे निकालेंगे ना, तो इसका रिफ्लेक्स क्या बनेगा, ये वाला बनेगा ना। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 360 माइनस ये वाला एंगल 80 डिग्री माइनस कर लेंगे ना, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है ना, कोई एंगल थीटा बन रहा है, इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल ना, तो इसको कैसे करेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा जो आएगा वो होगा ये रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, आइए अगला देखते हैं, अगला टाइप जैसे 6 नंबर है ना, तो इसमें कोणों का रैखिक युग्म ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक मैंने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन AB। ओके, तो इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट पे जितने सारे कोण बनेंगे, जैसे यहाँ पे एक एंगल बना, ये सपोज एंगल ये क्या है AB, ये लाइन C है ना, और यहाँ पे मान लो O है, ठीक है, एक पॉइंट, एक रेखा है AB जिस पे एक पॉइंट है O, ठीक है, तो O से यानी कि एक सिंगल पॉइंट से जितने सारे एंगल बनेंगे सारे का जो योग होगा ना, सम होगा, वो क्या होगा 90 डिग्री ना, सॉरी 80 डिग्री। तो ये सपोज ये कोण A है और ये कोण B है, तो यहाँ से A प्लस B इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री ना, 1
80 डिग्री। ओके, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल ना, यानी कि एक रैखिक युग्म, एक रेखा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे एक सिंगल बिंदु पे जितने सारे कोण बनेंगे उन सब का योग जो होगा सम होगा 180 डिग्री होगा ना। सपोज यहाँ पे एक दूसरा लाइन लेता हूँ मैं PQ। ओके, तो PQ एक सिंगल पॉइंट कहीं पे ले लीजिए आप, यहाँ पे O ले लीजिए ना। यहाँ से एक लाइन ये गया, ये L हो गया, यहाँ पे एक लाइन गया M हो गया, और यहाँ पे एक लाइन N, LMN ना। तो यहाँ पे कितना, मतलब एक रेखा के एक तरफ ना, या तो ऊपर या नीचे ना, केवल एक रेखा के एक तरफ और एक सिंगल पॉइंट ना एक ही जगह पे जितने सारे कोण बनेंगे ये वाला एंगल सारा का मान जो योग होगा, सपोज ये A है, B है, C है और ये D है ना। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री होता है ना। तो इसको बोलते हैं एक लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि रेखा एक ही हो और एक ही रेखा पे जितने सारे बिंदु बन जाए, एक ही पॉइंट पे जितने सारे कोण बने सबका योग 180 होता है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक ये रेखा है AB। ओके, यहाँ पे एक ऐसे रेखा खींच दिया मैं L हो गया, और एक यहाँ पे रेखा खींच दिया ये M हो गया ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अलग अलग 180 बनाएंगे ना। इन दोनों का योग 180 होगा। यहाँ पे A और B, C और D, इसको आप सोचोगे कि A प्लस B प्लस C प्लस D ये 180 होगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट पे एंगल बनना चाहिए, सिंगल पॉइंट पे, यानी कि A प्लस B 180 होगा, C प्लस D 180 होगा ना। A प्लस B प्लस C प्लस D 180 नहीं होगा ना। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे एंगल बनाना चाहिए ना। तो ये आपका A प्लस B 180 डिग्री का इक्वल होगा ना, और यहाँ पे C प्लस D इक्वल टू 180 होगा ना। ये दोनों मिलाकर के 180 नहीं होगा ना, हमेशा सिंगल पॉइंट पे और एक ही तरफ। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे यहाँ पे देखो एक यहाँ पे पॉइंट है, इससे मैं एक रेखा खींच दिया ना। तो ये वाला और ये वाला एक तरफ 180 बनाएंगे, और ये वाला एक तरफ 180 बनाएंगे ना। तो दोनों तरफ नहीं होगा, एक ही तरफ होगा 180 का। ओके, आइए अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे देखिए कोई दो लाइन खींचा मैं ना, दो लाइन, सपोज ये है L और ये है M। लाइन L और लाइन M एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ना पॉइंट O पे। ओके, यानी कि ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना। कहाँ पे करते हैं, पॉइंट O पे करते हैं ना। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ये वाला एंगल, सपोज ये एंगल है A और ये एंगल है B, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है A, और ठीक उसके सामने B बन रहा है ना, वर्टिकली अपोजिट, यानी कि A के अपोजिट B है। तो यहाँ से A जो होगा वो B का इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे कोण A जो होगा इक्वल होगा कोण B का। जैसे यहाँ पे मैं एक एंगल बना दिया, यहाँ पे C और यहाँ पे एक एंगल बना दिया D। ओके, तो ये C और D एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ना। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन खींचा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल 1 बना और यहाँ पे एंगल 2, ये एंगल 3 और ये 4। ओके, तो देखिए 3 और 4 क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली यानी कि वर्टिकली अपोजिट है ना। ये भी एक दूसरे के अपोजिट है ना, एकदम सामने सामने। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण ना, एकदम सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख कर सकते हैं कि जो कोण 3 है वो बराबर है कोण 4 का। ठीक है, यहाँ पे कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखते हैं। ओके, तो आइए कुछ और एंगल से रिलेटेड जानकारी कुछ है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 2 लाइन खींचा ना, यहाँ पे एक तो लाइन ये हो गया, सपोज ये L है, और दूसरा लाइन यहाँ से मैंने खींच दिया ऐसे, ये क्या है, ये M है। ओके, अब देखिए यहाँ से एक मैं लाइन खींचा जो इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा हो ना, इंटरसेक्ट कर रहा हो ना। सपोज ये क्या है, ये रेखा है A और ये B है। ओके, तो अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ एंगल बनेंगे ना, जैसे यहाँ पे एंगल 1, 2, 3, ये 4 है, ये 5,
ये 6, 7 और 8। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? यहाँ पे 8 एंगल बन रहा है टोटल। और सबको हम लोग देखेंगे कौन किसके बराबर होता है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंटरनल अपोजिट एंगल देखेंगे ना। इंटरनल अपोजिट एंगल, इंटरनल यानी कि जो दो रेखाएं हैं एल और एम, इनके अंदर में बनने वाला कोण ना, जैसे ये एल रेखा है और एम है, इसके अंदर में जो कोण बन रहा है उसके बारे में देखेंगे ना। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पे 3 है और 6 है, ये क्या है? ये एकांतर कोण है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं ना। तो सबसे पहले जो कोण 3 है, कोण 3, वो कोण 6 के बराबर होगा। ओके, यहाँ से देखिए कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा ना। ये क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। तो कोण 4 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। ओके, अब देखिए, अब इसके अंदर में, अब ये तो अंदर वाला हो गया 3 6 के बराबर है, 4 5 के बराबर है। अब देखिए, अब ये जो कोण 1 है वो कोण 5 के बराबर है ना। कोण 1 और कोण 5 एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको हम लोग लिख देंगे एकांतर कोण ना, इसका नाम दे देंगे, ये होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण। ओके, अब दूसरा देखिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल ना। यहाँ पे एंगल 1 है और एंगल 5, ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इसको संगत कोण बोलते हैं ना। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। तो कोण 1 है कोण बी के बराबर ना, तो यहाँ से लिखेंगे कोण 1 जो है वो कोण 5 के बराबर है। ठीक है, अब इस तरह से और कोई एंगल बन रहा है क्या? कोण 2 जो है वो कोण 6 के बराबर होगा ना। कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 का। ओके, इसी तरह से एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा ना। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 का। यहाँ पे देखिए, इसी तरह से एंगल जो 4 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा ना। 8 इक्वल होगा 4 का। इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल ना। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, संगत कोण। ओके ओके, अब इसमें देखिए, अब इसमें एक है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये तो अंदर का हो गया ना। अब अल्टरनेट यानी एक्सटीरियर एंगल यानी कि इस 2 लाइन के बाहर की एंगल ना। तो देखो 1 जो है एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा ना। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ना। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा ना। तो यहाँ से कोण 1 जो होगा बराबर होगा कोण 8 के, ये वाला और ये वाला। इसी तरह से यहाँ पे कोण 2 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा ना। तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 7 का। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ना। तो ये हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, इसको बोलेंगे एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। ओके ओके फ्रेंड, तो इतना थ्योरी था ये आपका लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड। जितना थ्योरी था उतना लगभग मैंने बता दिया, और जो रह गया होगा वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। अब अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि लाइन एंड एंगल से रिलेटेड यानी कि चैप्टर 9 एनसीईआरटी चैप्टर 6 क्लास 9 का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 को 1 का एनसीईआरटी बुक का सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। ओके।